अचानक कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच गए। बैठक में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हुए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कर यानी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, इसको लेकर चयन समिति की आज बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। जानकारी दें कि राजीव कुमार के जाने के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कार्यकाल 26 फरवरी 2029 तक है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में खोज समिति की स्थापना की। यह समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य है कि सबसे योग्य और सक्षम व्यक्ति को महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नियुक्त किया जाए। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट और सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति पीएम, एलओपी और सीजीआई की समिति द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आज आप किसी को नियुक्ति कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट बाद में नए चयन कानून प्रक्रिया को निरस्त करता है तो सीईसी के चयन का क्या होगा? थोड़ा रुक जाते। जहां तक हमारी जानकारी है, इस प्रस्ताव को नहीं माना गया है। बैठक में राहुल गांधी के शामिल होने पर उन्होंने कहा, बैठक में क्या कहा और क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते। राहुल हमारी पार्टी के नेता हैं, जो हमने कहा है वही पार्टी का स्टैंड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आज सीईसी को चुनने के लिए मीटिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगी कि कमेटी का संविधान कैसा होना चाहिए। इसको देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि आज की मीटिंग को स्थगित किया जाना चाहिए था। इस सरकार ने सीईसी चयन प्रक्रिया से न्यायपालिका या कहें सीजीआई को निकाल दिया। इसको चुनौती दी गई है। कांग्रेस का स्टैंड आज यही है कि आपको ईगो में काम नहीं करना। हमारी मांग थी कि आज की बैठक को स्थगित करें और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि इससे संबंधित मामले की जल्द सुनवाई करिए। गौरतलब है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं। सीईसी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि में 6 सालों तक हो सकता है। हालांकि सीईसी 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त तो हो जाएंगे, भले ही उनका कार्यकाल अभी समाप्त न हुआ हो। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। राहुल के अलावा तमाम विपक्षी नेता भी चुनाव पर बीजेपी नेताओं को लेकर ढील बरतने का आरोप लगाते हैं। हाल के दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग पर ऐसे ही कई आरोप लगाए गए थे। देश के जाने माने अधिवक्ता हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि गंगा जी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी और पेट भी नहीं भरेगा। इसके लिए तो कड़ी मेहनत ही करनी पड़ती है और उन्होंने की भी। कांग्रेस अध्यक्ष के अनर्गल बयानों के बावजूद महाकुंभ तक आना उनके साहस को प्रदर्शित करता है। ये वही अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो यूपीए सरकार में थे और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, रामायण केवल साहित्य की पुस्तक है। इसके बाद 6 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बीजेपी चुनाव के लिए राम मंदिर का मुद्दा उछालते ही है, बाकी कोई लेना देना नहीं। आज बड़ा यूटर्न लेकर राम मंदिर में धोख लगा रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पार्टी का मुख्य चेहरा कानूनविद अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला के दर्शन किए। ये बेहद चौंकाने वाला रहा। वह इसलिए कि सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष अधिवक्ताओं ने हमेशा अयोध्या विवाद में राम मंदिर निर्माण के विरोध में ही पैरवी की। ऐसे में उनका रामलला के श्री चरणों में माथा टेकना यहां पर चर्चा का विषय बन गया। इससे भी खास बात यह रही कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं प्रदान की, उनके लिए खास इंतजाम किए और उनका स्वागत भी किया। उन्होंने हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की भी पूजा अर्चना की और पुण्य सलीला सरयू के तट पर भी गए। सिंघवी प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के बाद अयोध्या आए। राम मंदिर में व्यवस्था के ट्रस्ट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की ओर से नियुक्त प्रभारी गोपाल जी ने उनका भी अभिनंदन किया। सिंघवी जब रामलला के सामने पहुंचे तो उन्हें निहारते रह गए। सिंघवी को उस विचारधारा का माना जाता रहा है जिन्हें श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने की आदत रही है। ऐसे में ही विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि अब साफ हो गया है कि रामलला के दरबार में जो भी राम विरोधी आएगा उसका भी स्वागत है। श्री राम सबके थे, वो सबके हैं और सबके ही रहेंगे। देश को इसी विचारधारा पर चलना होगा। एक दिन सिंघवी की पार्टी के शीर्ष परिवार गांधी फैमिली के सदस्यों को भी रामलला के दरबार में आकर माथा टेकना ही होगा। यही देश की आवाज है और उनकी मजबूरी भी। रामलला के दर्शन और मंदिर में प्रार्थना अर्पित करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं भी साझा की। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने और आज सुबह की आरती के दौरान प्रार्थना करने का दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
भगवान श्री राम हमेशा देश को शांति, सद्भाव और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री राम। वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, अयोध्या की पवित्र भूमि पर घूमते हुए मुझे एक अवर्णनीय शांति का अनुभव हुआ है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि की दिव्य आभा हर कोने को भक्ति और शांति से भर देती है। घाट, मंदिर और लोगों की अटूट आस्था अयोध्या को एक कालातीत आध्यात्मिक खजाना बनाती है। वास्तव में एक आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को करारी हार दी। अब दिल्ली की राजनीतिक में अगर इस वक्त कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो ये कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। हर तरफ अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम चेहरे को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक नाम बीजेपी पार्टी से निलंबित नूपुर शर्मा का भी है। दिल्ली में बंपर जीत के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री फेस को लेकर है। इन सबके बीच नूपुर शर्मा के सीएम बनने पर भी अटकलें तेज हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति पार्टी से निकाले जाने या बिना चुनाव जीते भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार अगर किसी राज्य में पार्टी के पास बहुमत है और वो मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम प्रस्तावित करती है तो उस राज्य का राज्यपाल अपनी शक्तियों से उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकता है, भले ही उस व्यक्ति ने चुनाव न लड़ा हो या हार गया हो। बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बन सकता है। देश में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त योगी गोरखपुर से सांसद थे। ऐसे में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद का सदस्य बन गए। ठीक इसी तरह विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। धामी ने विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। इसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विधान परिषद के सदस्य हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान किसी भी आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार देती है, बस उसके लिए कुछ शर्तें मान्य हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें सीएम का नाम तय किया जाएगा। सभी विधायकों को सूचित कर दिया गया है। बैठक दिल्ली प्रदेश कार्यालय में ही होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव कराए गए थे और 8 फरवरी को नतीजे आए थे। दिल्ली में भाजपा ने जबरदस्त वापसी करते हुए 70 में से 48 विधानसभा सीटें जीत ली। बीजेपी ने चुनाव के वक्त अपना कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था। वहीं माना यह जा रहा था कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद बीजेपी अपने सीएम के चेहरे की घोषणा करेगी। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, तो लिहाजा इससे पहले शपथ ग्रहण होने की भी संभावना है। बीते 8 दिनों में मनजिंदर सिंह सिरसा और रेखा गुप्ता से लेकर प्रवेश वर्मा तक के नाम की चर्चा रही। दिल्ली में बीजेपी को हर वर्ग का वोट मिला है, चाहे वो जाट हो या सिख या फिर पूर्वांचली वोट। हर किसी ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया। ऐसे में मुख्यमंत्री और कैबिनेट सदस्यों के नाम के चुनाव में इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखना जाने की उम्मीद है। बीजेपी के नेता जब सोमवार को बैठक करेंगे तो उससे शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। दिल्ली की जनता ने आपको 10 साल के बाद सत्ता से बाहर कर बीजेपी के लिए रास्ता तैयार किया है, तो उसकी कई उम्मीदें भी हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया, जनता यह चाहती है कि सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा किया जाए। जैसे यमुना की सफाई और महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की गारंटी। यमुना की सफाई का वादा खुद पीएम मोदी ने बीजेपी की विजय भाषण में किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोशल मीडिया इंचार्ज मनीष जगन अग्रवाल को हिरासत में ले लिया। लखनऊ पुलिस ने शांति भंग की आकांक्षा में उन्हें देर शुक्रवार को घर से उठाया है। अग्रवाल सपा के सोशल मीडिया हैंडल से आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट कर समाज में द्वेष फैलाते रहे हैं। वो अपने व्यक्तिगत हैंडल से भी अश्लील कमेंट करते हैं। इस मामले में सपा ने कहा कि अगर मनीष अग्रवाल हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं एवं उनकी पत्नी गर्भवती है, अगर उन्हें या उनके परिवार को कोई हानि हुई तो इसकी जिम्मेदार लखनऊ पुलिस होगी। इसका जवाब देते हुए लखनऊ पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के माध्यम से समाज में लगातार अशांति और हिंसा उत्पन्न करने को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई है। बता दें कि मनीष जगन अग्रवाल को पहले भी गिरफ्तार किया गया, तब उनकी गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे। समाजवादी पार्टी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि मनीष या उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदार लखनऊ पुलिस होगी। समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया कि व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस जबरन उनके आवास से ले गई है। वे उच्च रक्तचाप के मरीज हैं और उनकी पत्नी भी गर्भवती है। अगर मनीष जगन या उनके परिवार को कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार लखनऊ पुलिस ही होगी। इस बीच पता चला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या बाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी वजह से एहतियातन सपा मुखिया के घर और समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है। सपा नेता मनीष जगन की गिरफ्तारी 2023 की शुरुआत में हुई थी। तब उनके समर्थन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे।
अखिलेश ने यूपी पुलिस पर कई आरोप लगाए थे। मनीष जगन अग्रवाल का विवादों से पुराना नाता है। जनवरी 2023 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज ऋचा राजपूत ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें सपा के ट्विटर हैंडल से रेप और जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस ने मनीष जगन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मनीष जगन अग्रवाल एक बिजनेसमैन है और समाजवादी पार्टी में पिछले 15 सालों से काफी सक्रिय हैं। वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। मनीष ने साल 2017 में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल को हैंडल करना शुरू किया था और देश के ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। मनीष जगन अग्रवाल मूल रूप से सीतापुर के बिस्वा के रहने वाले हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल उर्फ जगन बाबू के पौत्र हैं। जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल कद्दावर कांग्रेस नेता थे। ऐसा माना जाता है कि जगन बाबू देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार के बेहद करीबियों में से एक रहे हैं। वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी बने।